वेलकम डियर लर्नर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड मेंशन नहीं किया। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल राइट नहीं है इन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अवेयरनेस की वजह से, कोर्ट की जजमेंट्स की वजह से ये एक कोर एनवायरमेंटल इशू या कोर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न बन गया। तो इसके रिलेटेड डिफरेंट जो है इनकॉर्पोरेशंस हुई इन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फंडामेंटल राइट्स में, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ के बारे में डिस्कस करता है, तो ये स्टेट करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज or her life or personal liberty except according to the procedure established by the law। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है राइट टू लाइफ? तो एज सच यहाँ पे डायरेक्टली एनवायरनमेंट को मेंशन नहीं किया गया है, बट देयर इज इंटरप्रिटेशंस है राइट टू लाइफ का क्या मतलब है। तो यहाँ पे राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू हैव होलसम एनवायरनमेंट। होलसम मीन्स हमारे पास जो इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है दैट शुड बी क्लीन, जिसमें एयर, वाटर, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी सब कुछ आता है। देन एक्सेस टू क्लीन एयर एंड वाटर, हमारे पास क्लीन एयर एंड वाटर का राइट टू लाइफ है। तो मीन्स अगर कोई भी इंडिविजुअल इस राइट टू हैव क्लीन एंड वाटर को जो है मतलब हिंडर करता है, देन दैट कैन गो फॉर द प्रोसीजर जो भी लॉ में है आर्टिकल 21 में। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, ये भी राइट टू लाइफ है, जो भी एनवायरमेंट का जो पोर्शन है इसमें डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की जो जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स मीन्स के जो इसके केसेस थे, सबसे सिग्निफिकेंट केसेस, जिसमें सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, जिसमें कोर्ट जो है बोलता है राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू हैव पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। और गंगा पोल्यूशन केस पे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज टू इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, जो भी वेस्ट वाटर पोल्यूशन जो भी वेस्ट वाटर निकलता है इंडस्ट्री से। देन इसी के अंदर पोल्यूटर पे प्रिंसिपल या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो हम आगे आने वाले डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में। देन रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट, केंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी देहरादून क्योरी केस। तो कोर्ट ऑर्डर्स क्लोजर ऑफ लाइमस्टोन क्योरिंग हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। तो उसके बाद टी दामोदर राव वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद 1987 में राइट टू लाइफ जो है एक्सटेंडेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये डिफरेंट कोर्ट केसेस है जो सपोर्ट करते हैं कि राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21, इसमें राइट टू हैव पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी आता है। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन एनवायरमेंटल मैटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर लोगों को या पब्लिक को कोई चीज़ हिंडर करती है राइट टू हैव क्लीन एयर, वाटर, लैंड, तो वहाँ पे पीआईएल वो कोर्ट में दायर कर सकते हैं अगेंस्ट जो भी वहाँ पे जो वायलेटर होता है। तो ये प्लेस द राइट टू एनवायरनमेंट ऑन पार विद द फंडामेंटल राइट, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट इज इक्वलेंट टू द फंडामेंटल राइट्स। तो ये आर्टिकल 21 में आता है।
नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 48A, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ये स्टेट करता है द स्टेट शैल एंडेवर, स्टेट मींस यहाँ पे जो भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली स्टेट्स को डायरेक्ट करता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, वो इम्प्रूव करेंगे, जहाँ पे भी कुछ भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, उसको इम्प्रूव करेंगे, और हमारे जो फॉरेस्ट्स है और वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे। तो ये इंसर्ट हुआ था इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। तो स्टेट्स यहाँ रिफ्लेक्ट करता है स्टेट्स ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन मीन्स कि ये करना ही करना है फॉर द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इसका जो है नेचर है, इट्स नॉट लीगली एनफोर्स्ड बट सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग, provides moral and political backing to environmental legislation. आर्टिकल 48A का रोल क्या है पॉलिसी मेकिंग में? तो इसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट एनवायरमेंटल लॉज बनाए गए। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि एक अम्ब्रेला एक्ट है 1986 में जो आया था, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये इन्फ्लुएंस करता है एनवायरमेंटल प्लानिंग डेवलपमेंट एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 51A क्लॉज जी, फंडामेंटल ड्यूटीज टू सिटीजन्स। तो आर्टिकल 48A स्टेट्स को डायरेक्ट करता है। यहाँ पे ये आर्टिकल सिटीजन्स को डायरेक्ट करता है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर किसी स्टेट का, हर यूटी का जो भी सिटीजन है उसकी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, प्रोटेक्ट करना, जिसमें फॉरेस्ट्स आते हैं, लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ आता है, एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, जो लिविंग क्रिएचर्स उनके लिए रहमदिली होना है। दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी फॉर द सिटीजन्स। तो ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंसर्ट हुआ था। तो यहाँ पे शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द स्टेट्स एंड द सिटीजन। देखो स्टेट इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकती जब तक न सिटीजन्स करेंगे, तो यहाँ पे सिटीजन्स एंड स्टेट को इक्वल चलना पड़ेगा। तो अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो इसके रिलेटेड हमारे पास PILs आते हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स आते हैं, स्कूल एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स आते हैं। तो यहाँ पे प्रमोट पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोर्ट हैज़ रेफर टू इट, प्रमोट पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट एनवायरमेंटल जजमेंट्स। तो इसमें एक केस है जुडिशल रेफरेंस, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ताज ट्रेपेजियम केस। The court emphasized citizen duty under Article 51A Clause G to protect heritage and environment. Heritage जो हमारी है, heritage buildings है, उनको protect करना, that is the duty of the citizens also. तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A क्लॉज जी, इसके बेसिस पे डिफरेंट चीज़ें डेवलप की गई। तो फर्स्ट इज पोल्यूटर्स प्री प्रिंसिपल। तो पोल्यूटर शुड बियर द कॉस्ट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय टू द एनवायरनमेंट। जो भी पोल्यूटर होगा, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री होगी, कोई इंडिविजुअल होगा, उसको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा फॉर द एनवायरनमेंट डैमेज। देन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिवेंट हार्म टू द एनवायरनमेंट इवन एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक आंसर। अगर कोई भी चीज़ हमें लगता है कि ये एनवायरनमेंट को हार्म कर सकती है तो हमें वो नहीं करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। देन पब्लिक ट्रस्ट, द स्टेट होल्ड नेचुरल रिसोर्स इन द ट्रस्ट। ये स्टेट जो गवर्नमेंट है पब्लिक यूज़ के लिए जो भी रिसोर्स है ये उसको ट्रस्ट करेगी, मीन्स उसको गवर्न करेगी। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट नीड्स। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी करना है एंड डेवलपमेंट भी करना है, तो साइड बाय साइड कैसे चलेगा, दैट इज ऑल्सो डेवलप्ड विद दीज आर्टिकल्स।
So at last, there are some environmental laws linked to the constitutional provisions. जैसे Environment Protection 1986, ये Article 21 48A में आया था. Then Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 में ये Article 21 के द्वारा आया था. Then Water Prevention and Control of Act 1974, ये भी Article 21 में आया था. Wildlife Protection Act 48A and 51A Clause G, Forest Conservation Act 1980, ये भी आर्टिकल 48 के अंदर आया था. ये लिंक कर सकते प्रोविजंस क्या है और फिर इनके बेसिस पे डिफरेंट एरियाज में क्या क्या लॉज बनाए गए. तो ये था इन ब्रीफ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है फॉर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. तो मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.